नाज़रीन, गजा के हवाले से बड़ी मीटिंग्स हो रही है, अरब लीग का इजलास हुआ है, साथ ही वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है GHF, उसमें अमेरिका का क्या किरदार है, अमेरिकन कंपनी, CIA, इजरायली हुकूमत किस तरह से इस सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के हवाले से। वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है, यानी मजीद इजराइल के जो मंसूबे हैं वो एक्सपोज हुए हैं। यूरोप के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन प्रेशर है कि वो इजराइल के ऊपर अब सैंक्शंस लगाए। उसकी वजह यह है कि यूरोप की तमाम गवर्नमेंट्स ओपनली इस बात को एडमिट कर रही हैं कि इजराइल वहां पर क्राइम्स कर रहा है। अमेरिकी गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कि इजराइल वहां पर कुछ कर रहा है, कोई गलत चीज कर रहा है, कोई मजालिम कर रहा है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो अब अगला प्रेशर उन पर यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं तो अब सैंक्शंस भी लगाएं। तो यूरोप के हवाले से क्या डेवलपमेंट है? इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूक्रेन पहुंच गया है, यूक्रेनी दारुल हुकूमत में इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गया है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और वो इस तनाजुर में अहमियत है कि रशिया में पिछले कई महीनों से इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी, और एक तासुब ये पाया जाता है कि जो रशिया के खिलाफ यूक्रेनी ऑपरेशंस हो रहे हैं, खासकर जो रशियन टेरिटरी के अंदर जाकर होते हैं, उसमें इजराइल मदद करता है यूक्रेन की। ये रशिया के अंदर एक बात पाई जाती है जिसमें चाइना, ईरान, ये सारे यानी उनकी इंटेलिजेंस भी रशिया के साथ इसमें कोऑर्डिनेट भी कर रही है और इस चीज को सर्च आउट कर रही है कि कोई कंक्रीट एविडेंस इस हवाले से मिले। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का यूक्रेन में पहुंचना, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वो चाइना के सदर के साथ मिलने जा रहा है बीजिंग में, और साथ ही पुतिन के साथ वो ट्रायलेटरल मीटिंग जिसके असरात हैं ईरान जंग के हवाले से और गजा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, तो वो ट्रायलेटरल मीटिंग जब होने जा रही है, ट्रंप ने कहा है कि मुझे दावत आ गई है और मैं चाइना के सदर के साथ मिलने जा रहा हूं। दुनिया की सबसे ये बड़ी फैसला कुन मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, अब नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि इजराइल से ये खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने एयर डिफेंस जब अपना डिप्लॉय किया है और रिप्लेस किया है। इजरायली मीडिया सेज के डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल डिफेंस सिस्टम थ्रू आउट इजराइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन की खबर है लेकिन खबर बहुत बड़ी है। थ्रू आउट इजराइल जो है एयर डिफेंस डिप्लॉय किया गया है। अच्छा, 2 दिन खबर ईरान से खबर आई कि उन्होंने अपना जो एयर डिफेंस जो डैमेज हुआ था उसको रिप्लेस किया है। अच्छा, सवाल यह कि ईरान का तो एयर डिफेंस तबाह हुआ तो उन्होंने रिप्लेस किया है, तो क्या इजराइल का भी एयर डिफेंस, जैसे ईरान ने दावा किया था कि हमने तबाह किया है, तो क्या वो तबाह हुआ है तो इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं और एडिशनल जब वो वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं और थ्रू आउट द इजराइल? और दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि ईरान पर हमला होगा और इजराइल और अमेरिका तैयारी कर रहे हैं, तो हमला कब होगा और वो क्या तैयारी कर रहे हैं? यानी ईरान पर हमले की क्या उनके पास जंगी तैयारी वो बना रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो उनको अभी तक रोके हुए है कि यह हमला अभी तक हुआ क्यों नहीं? वो है एयर डिफेंस। ईरानी मिसाइल सबसे बड़ा मसला है कि अगर ईरानी मिसाइल आएंगे तो उनको रोकेगा कौन? तो वो एयर डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आज एयर डिफेंस उन्होंने एडिशनल डिप्लॉय किया है। साथ ही कुछ घंटे पहले जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने कहा कि अभी ईरान के साथ हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। ये पहला इस सतह का बयान था ईरान की दोबारा जंग के हवाले से। तो वो बयान कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, इधर ये एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया है, तो यहां पर खतरात काफी ज्यादा हैं। अगली बात यह है कि दीर अल बाला के अंदर सेंट्रल गजा का वो इलाका जहां पर अभी इजरायली जमीनी फौज दाखिल नहीं हुई, अब उसकी तरफ वो बढ़ रही है और दीर अल बाला में झड़पें शुरू हो गई हैं। एक बड़ा हमला फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया है, इजरायली टैंक को RPG के साथ निशाना बनाया है और उसमें इजरायली फौजियों की हलाक और जख्मी होने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा, अब शदीद प्रेशर है यूरोप के ऊपर कि वो इजराइल पर सैंक्शन लगाए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि यूरोप खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये क्राइम्स वहां पर हो रहे हैं, एथनिक क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूरोप पर प्रेशर यह कि आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं तो आप इसको रुकवाएं, यानी या अमेरिकी गवर्नमेंट रुकवा सकती है, असल तो अमेरिकी गवर्नमेंट है ना, तो वो उसका मूड नहीं है रुकवाने के लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, अमेरिका करवा रहा है, ठीक है ना। अमेरिका यानी कि अगर एक तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो सपोर्ट में अगर कोई दूसरा मुल्क इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाता है, यानी सीज फायर की बात करता है, यूरोप बात करता है, तो ठीक है, अमेरिका को प्रोसीड करना चाहिए उस पर। लेकिन अमेरिका एक एक मुल्क को धमकी भी लगा रहा है, एक एक इदारे को, एक एक मुल्क को, कि अगर उसने इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाया, ऐसा इकदाम जो उसकी जेनोसाइड में रुकावट हो, तो खुद अमेरिका उससे निपटेगा। तो ये खाली सपोर्ट नहीं है, यानी अगर आप इजराइल से निपटने जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम उठाने जा रहे हैं कि ये सारा रुक जाए जेनोसाइड, तो आपका सामना अमेरिका से होने वाला है। तो इजराइल के खिलाफ कोई भी इकदाम, वो इजराइल के खिलाफ इकदाम नहीं होगा, वो अमेरिका के खिलाफ इकदाम है। तो अगर ऐसा कोई इकदाम उठाया जाता है तो फिर वो अमेरिकी हेजेमनी को भी पूरी तरह से जब वो चैलेंज करेगा। ये इजराइल नहीं है, इजराइल तो कर ही रहा है, लेकिन असल में ये अमेरिका है जिसके रिसोर्सेज, जिसका पैसा, जिसकी डिप्लोमेटिक शील्ड, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया को ये धमकी कि जो कोई इजराइल की जेनोसाइड को रुकवाने के लिए आगे बढ़ा वो अमेरिका के निशाने के ऊपर होगा।
یہ سب سے بڑی بات. اور اس میں انہوں نے ایران کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی اسرائیل کو روکنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کے اوپر جنگ بھی چھیڑیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ امریکہ. تو اس وقت جو صورتحال ہے لیکن وہ بڑی خوفناک ہے, رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. یعنی خاموش کیسے بیٹھا جائے. ابھی جو میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں, نہ ہی ان خبروں کو بیان کیا جا سکتا ہے, نہ ہی یہ انسانی جو برداشت ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ان کو برداشت کر سکے. اور مڈل ایسٹ کی بدقسمتی اور بدبختی کے ان کے اوپر یہ طاقتیں مسلط ہوئی ہیں. جب یہ عرب جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور برٹش گورنمنٹ نے ان کو اور یہ جو شریف مکہ جو ابھی جارڈن میں حکومت ہے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ فلسطین اور سارا علاقہ آپ کو دیں گے, تو انہوں نے خفیہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, بالفور ڈیکلیریشن. ان کو نہیں پتا تھا کہ ادھر بھی خفیہ معاہدہ. تو بدقسمتی عربز کی, مڈل ایسٹ کے ممالک کی, مڈل ایسٹ کی عوام کی, کہ ان پر یہ قوم مسلط ہوئی. ٹھیک ہے, ان کی بدقسمتی ہے. جب سے یہ آئے ہیں کوئی سکھ کا سانس جب نہیں ملا, اور ادھر سے بھی جو بے حسی دکھائی گئی ہے یہ بھی یعنی بڑی تکلیف دہ ہے. اب ذرا آپ خبر دیکھیے, یونائٹڈ نیشن نے ابھی یہ رپورٹ دی ہے کچھ دیر پہلے کہ اسرائیل جان بوجھ کر عورتوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اب عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل ٹارگٹنگ وومن ان غزہ ڈیو ٹو ریپروڈکٹیوٹی. وومن اینڈ گرلز are deliberately being targeted by Israel because they are Palestinian and because of the reproductive capacity. یعنی میں نے کہا نا کہ نہ یہ برداشت کی جا سکتی ہیں, اور بڑی یعنی صورتحال ایڈ سینٹرز پر حملہ اور اس طرح کی خبریں بڑی پینفل ہو گئی ہیں. عورتوں کو, گرلز کو, ویمن کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اولاد چونکہ پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کے پاس ہے تو وہ مزید بچے پیدا نہ کر سکیں. یعنی ایک پوری ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے نا, فلسطینیوں کی نسل ختم کی جا رہی ہے. تو عورتوں کو, گرلز کو, ویمن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اولاد پیدا نہ ہو, مطلب عورتوں کو مارا جا رہا ہے. یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی پینفل صورتحال ہے. دوسرا, اسرائیلی منسٹر آف ٹیکنالوجی جو ہے اس نے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جاری کی ہے, فیوچر غازہ وداؤٹ پیلسٹینینز. اور اس میں کیا ہے کہ بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز نظر آ رہی ہیں اور ٹرمپ ٹاور اس میں نظر آ رہا ہے. نتنیاہو اپنی بیوی کے ساتھ واک کر رہا ہے اور بہت سارے اسرائیلی جو ہیں وہ وہاں پر نظر آ رہے ہیں, مارکیٹس ہیں, اور ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ بیئر. اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. دس از واٹ غازہ ول لک لائک ان فیوچر. والنٹری مائگریشن آف غازنز اونلی ود ٹرمپ اینڈ نتنیاہو, اٹس us or them. یہ اس منسٹر نے لکھا کہ ایسا غزہ ہوگا اور یہ یہاں سے جب نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اور اسرائیل نے ویلکم کیا ہے یونیسکو سے جو نکلا ہے امریکہ. اچھا, اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو یونیسکو سے بھی نکلا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے نکلا ہے. اسرائیلی فارن منسٹر ویلکمز یو ایس withdrawal فرام یونیسکو. یونیسکو ڈیسیژن ٹو ایڈمٹ دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن ایز اے ممبر آف اسٹیٹ از ہائیلی پرابلمٹک. بڑی انپورٹنٹ بات. یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ کوئی امریکہ نے اپنی کوئی اسٹریٹجک پالیسی کے تحت وہ یونائٹڈ نیشن سے نکلا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, آپ ایک آرڈر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یعنی آپ چائنا رائز کر رہا ہے, آپ نے پالیسی بنانی ہے کہ آپ نے چائنا کو کیسے ہرانا ہے. اچھا, جیسے سوویت یونین کے خلاف ایک پالیسی بنائی گئی, تو آپ نکل رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سے, یعنی کہ چائنا فوری آ گیا, اس نے کہا کہ ہم ان کو فنڈ کریں گے, اور وہ چائنا اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. تو پہلے ایسا لگا کہ امریکہ نے پورا سوچ سمجھ کر بڑے اسٹریٹجک بنیادوں پر بہت بڑی پالیسی کے تحت جب وہ اس سے نکلا ہے, تو اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, وہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی چائنا کا انفلوئنس اور بڑھے گا عالمی اداروں میں, اور امریکہ نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ یونیسکو نے پیلسٹائن کو ایز اے ممبر آف یونائٹڈ نیشن اس نے سپورٹ کی, تو امریکہ یونیسکو سے نکل گیا. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کا اثر امریکہ کی پبلک پر بھی ہوگا کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات جب اٹھائے جا رہے ہیں. اور چائنا نے کہا کہ ہم پوری طرح سے فنڈ کریں گے, اور ان اداروں میں یعنی یہ رکیں گے نہیں ان کے معاملات, اور جو بھی ان کے بجٹ ہے وہ ہم فنڈ کریں گے. تو اس سارے تناظر میں کہ امریکہ اسرائیلی گورنمنٹ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پبلک پریشر ہے, اور مطلب جو آپ کے سامنے سارے صورت, تو پریشر ہے یورپ کے اوپر کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ روکتے کیوں نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپ سینکشن لگا دے گا تو امریکہ مجبور ہوگا یہ رکوانے پر, یعنی یورپین سینکشن مجبور کریں گے امریکہ کو کہ وہ اس کو رکوائے. اب جو فرانسسکا ایلبنیز ہیں, جس یونائٹڈ نیشن کے عہدیدار, جن کو سینکشن کیا ٹرمپ انتظامیہ نے, سینکشنز are capable of stopping Israel and suspending the EU agreement is inevitable. یورپین سینکشن یہ طاقت رکھتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو روک سکیں, اور وقت آ گیا ہے کہ یورپین پارٹنرشپ ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ کینسل کیا جائے. یہ اس وقت جب وہ بات ہو رہی ہے. تو اسی درمیان آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کھڑے ہو گئے ہیں, باقی جو دنیا کا کنسنسس ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہو گیا. We are seeing the whole breadth of international legal opinion. پوری دنیا کی لیگل کمیونٹی بھی اکٹھی ہو گئی ہے. A near consensus and the complete illegality of what Israel is currently doing in Gaza. پوری دنیا کی کنسنسس اس کے اوپر ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے that is illegal.
even as global legal opinion reaches consensus, global legal community जो है उसका consensus हो गया है, US remains the only viable player for pressuring it to pull back. Only जो एक मतलब इजराइल की जो सपोर्ट करने वाला वो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो अमेरिका है. The US refused to put the requisite pressure on Israel to stop it from changing its course. अमेरिका इनकार कर रहा है कि हम बिल्कुल इजराइल को प्रेशराइज नहीं करेंगे. That means Israel continues to act. इसका मतलब यह है कि इजराइल अपने मसालिम जारी रखेगा effectively, knowing there is no practical limit on its conduct. और इजराइल जारी रखेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका उसके साथ खड़ा है तो फिर प्रैक्टिकल कोई भी स्टेप उसके खिलाफ दुनिया में कोई उठा नहीं सकता है. द रिस्पॉन्स इज कैटास्ट्रोफिक, और ये तबाही है. तो इसलिए यूरोप के ऊपर है कि आपकी सैंक्शंस ही इतनी इफेक्टिव हो सकती हैं कि इजराइल को रोक सकें, या फिर अगर मिडल ईस्ट सही तरीके से दो टोक अंदाज में खड़ा हो जाए. क्योंकि इस बात को समझें, जो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा वो इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि इसको अमेरिका पूरी शील्ड के साथ इसको कंटिन्यू रखे हुए. तो ये इंपॉर्टेंट बात. अच्छा, अब जो रिलीजियस लीडर्स हैं, क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स, वो फलस्तीन के हक में सामने आ रहे हैं. इट इज अ मॉरल ड्यूटी टू क्रिटिसाइज इजराइल्स पॉलिसीज इन गाजा. ये कौन कह रहा है? यरूशलेम में लैटिन पैट्रियार्क ऑफ यरूशलेम, मतलब यरूशलेम में लैटिन के जो रिलीजियस लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि इजराइल को क्रिटिसाइज करना ये मॉरल ड्यूटी है. ठीक है. और लंदन के अंदर रेड लाइन फॉर गाजा प्रोटेस्ट इन लंदन, रेड लाइन फॉर गाजा के नाम से लंदन के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं. और अरब लीग का इजलास हुआ है, लेकिन उस पर हमास ने कहा है कि खाली बातें नहीं. हमास कॉल्स आउट अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज ऑन साइलेंस ओवर हंगर क्राइसिस. ठीक है, ये उन्होंने कहा कि साइलेंस नहीं, सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकल इकदाम जो उठाए जाए. एक एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं, मिडिल ईस्ट के एक बड़े एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल देखते हुए आई हैव बिकम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दैट द इजरायली आर्मी इज इनएबिलिटी टू ऑक्यूपाई गाजा. ये वाज़ेह हो गया है कि इजराइल गजा को ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता है, उसकी आर्मी की ये कैपेबिलिटी नहीं है. और उन्होंने अभी एक वाकया लिखा है कि इजरायली आर्मी जो है वो खान यूनस का जो अबसान का एरिया है वहां पर ऑपरेट कर रही थी, और क्लेम किया जा रहा था कि यहां पर उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और इजरायली आर्मी यहां पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है. लेकिन रेजिस्टेंस के हमलों की वजह से उसको निकलना पड़ा, और जो फलस्तीनी है वो आसानी के साथ उस इलाके में मूव हुए हैं. तो वो सारे दावे जब दम तोड़ गए. द रेजिडेंट्स वर एबल टू मूव फ्रॉम अल मवासी एरिया to the greater Abasan area in the Khan Yunis without any obstruction or notable presence of the Israeli army. तो जो इजराइल दावे कर रहा था वो तो एक्चुअली वहां पर था ही नहीं. उसने कहा कि इन वाकयात के बाद वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि ये तजिया और ज्यादा मतलब सही है, ये एस्टिमेट बिल्कुल सही है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो गजा को ऑक्यूपाई जब कर सके. तो इस सब को वो यही कर रहे हैं कि तमाम लोगों को बस मार दो, और मारो कैसे? खाना बंद करके. और पता नहीं वो खाना जो जा रहा है फलस्तीनियों में, उसमें पता नहीं क्या मिलाया हुआ है. तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पहुंचा है यूक्रेन, और अगर ये साबित हो जाता है कि अगर वहां पर रशिया को कि इसमें इजराइल का हाथ है और यूक्रेन के, भाई क्या करने, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन में क्या करने गया? तो अगर रशिया को साबित हो जाता है तो फिर इजराइल के खिलाफ ईरान की सपोर्ट में और इजाफा होगा. रशिया उस हद तक इजराइल के खिलाफ अभी तक गया नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में इनके जो लोग हैं वो रशिया में भी रहते हैं और पुराना इन्फ्लुएंस उनका है. आपको पता है ना, जब इजराइल बना था तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले तस्लीम किया था और सपोर्ट किया था, और मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क की और अरबों की हिमायत करने से इनकार किया था. वो तो बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ सोवियत यूनियन को कि ये मामला अलग है. इधर जो है वो सीरिया और सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट फंड कायम हुआ है और दमिश्क में मीटिंग होने जा रही है. तो ये एकदम भी इजराइल की उन मंसूबों के खिलाफ है, क्योंकि वो तो डिस्टेबलाइजेशन चाहता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट्स और वो सारी बातें चल रही हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छाप दी है, खुद अमेरिकन कंपनीज, CIA, अमेरिकन सपोर्ट कैसे शामिल है. GHF, जिसके बारे में अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो वहां पर वॉर क्राइम्स कर रही है, उसकी सपोर्ट में वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दी है. द फ्लरिशिंग बिजनेस हाइडिंग बिहाइंड गाजा एड. इस GHF के नाम के ऊपर लोग इसके पीछे कितना गंदा खेल जारी है, इससे कैसे अमेरिकन कंपनीज, डिफरेंट इदारे, इंडिविजुअल्स, इजरायली बिजनेसमैन, वेस्टर्न एलीट कैसे पैसे कमा रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट इससे कमा रहा है. CIA टाइज इसके साथ निकल आए हैं. एंड स्टॉल्ड प्लान्स अमिड इजरायली अटैक्स एंड फंडिंग शॉर्टफॉल्स. ये बैक्ड है नेटवर्क ऑफ US एंड इजरायली इंडिविजुअल्स, इसको सपोर्ट कर रहे हैं. US एंड इजरायली इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े बिलियनर्स एंड प्राइवेट कंपनीज इसमें शामिल हैं, दैट आर एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजेड रिलीफ एफर्ट. मकसद क्या है? पैसे कमाना, प्रॉफिट. यानी मतलब यहां पर फलस्तीनियों को मारकर उससे प्रॉफिट कमाना, पीछे अमेरिकन कंपनीज, इजरायली इंडिविजुअल्स. और ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया. इन चीजों का बहुत प्रेशर है, यानी उनका अपना मीडिया ये भांडा फोड़ रहा है. बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स टाइड टू द GHF, जो मतलब वो इससे बहुत बेनिफिट्स ले रहे हैं.
इंक्लूडिंग शिकागो बेस्ड प्राइवेट एक इक्विटी फर्म है और उसका नाम भी उन्होंने मैकनेली कैपिटल है, ये उन्होंने बताया है। सेफ रीच सॉल्यूशन एक कंपनी है, वो इसमें अटैच है। मेन कॉन्ट्रैक्टर ओवरसीइंग द जीएचएफ ऑपरेशन इन गाजा, यानी ये सेफ रीच जो सॉल्यूशन है ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो जीएचएफ के ऑपरेशंस को देख रहा है। द फर्म्स बिहाइंड जीएचएफ लॉन्च है ये ग्रीन बैरत है जो कि सीआईए ऑपरेटिव है और इसने अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंटेलिजेंस अंडर प्रेसिडेंट ओबामा भी काम किया हुआ है। सीआईए के लोग पीछे। ये जनाब वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट, इससे पहले फाइनेंशियल टाइम ने लगातार यानी 2-3 रिपोर्ट छाप दी। अब अमेरिकन मीडिया जो है वो भी मैदान में आया और उसने भी इनके खिलाफ जब रिपोर्ट छाप दी कि जीएचएफ तो ये सारा कुछ कर रही है। तो यानी अमेरिका ने अपना सारा एम्पायर दांव पर लगा दिया है इजराइल की जेनोसाइड को कंटिन्यू रखने में, अपना सारा एम्पायर। क्योंकि यूरोप देखना, यूरोप उसको इंडोर्स नहीं कर रहा है, उसकी जो भी सपोर्ट अभी तक जारी है वो खुफिया जारी है, वो इसको इंडोर्स नहीं कर रहा है और वो सीजफायर की भी बात कर रहा है और अब उस पर प्रेशर है कि वो सैंक्शन लगाए इजराइल के ऊपर। लेकिन उधर अमेरिका ना ही कंडेम कर रहा है और ना ही इसको बुरा समझ रहा है और उसने पूरा जो है वो अपना एम्पायर इजराइल के दाव पर लगा दिया। यूनेस्को से निकल गया सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए और इसके असरात खुद जो अमेरिकन पब्लिक है उस पर पड़ेंगे कि अमेरिकन इंतजामिया इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी आगे परसू कर रही है। और चाइना और अमेरिका और रशिया और यूरोप 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो चाइना दौरा कर रहे हैं यूरोपियन लीडर्स और उधर से ट्रंप ने कह दिया कि वो भी यूरोप जा रहा है। यानी ट्रंप और प्यूटन और चाइना के प्रेसिडेंट मिलेंगे तो यूरोप इसको कैसे देख रहा होगा, जापान साउथ कोरिया कैसे देख रहे होंगे, नेटो जो है वो कैसे देख रहा होगा कि भाई लड़ना तो हमने चाइना रशिया के खिलाफ है और ट्रंप वहां पर पहुंचा हुआ है। तो अब जरा देखिए, अपकमिंग चाइना EU समिट गुड फॉर बोथ साइड्स एंड द वर्ल्ड। चाइना EU रिलेशंस आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर प्रेजेंटिंग बोथ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये आज चाइना ने कहा है। यूरोपियन समिट होने जा रहा है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी 4 पावर हाउसेस हैं, क्या चाइना और यूरोप के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे या चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, एक के साथ ही बढ़ सकते हैं। तो ये काफी कम्प्लेक्स यानी आलमी मंजरनामा बड़ा कम्प्लेक्स हो गया। ये जो 3 बड़े बंदे मिलने जा रहे हैं, प्यूटन, ट्रंप और चीन के सदर, अगर तो मामला तय हो गया तो फिर मिडिल ईस्ट में भी सुकून हो जाएगा, ईरान जंग भी नहीं होगी, ठीक है ना, वो सारी चीजें उसमें तय होनी है। लेकिन क्या वो तय होंगी, लगता तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब से जब तक ये मीटिंग हो नहीं जाती 3 सितंबर तक और फिर वो मीटिंग का दिन और उसके बाद सारा आलमी मंजरनामा इसके गिर्द वो काफी घूमता रहेगा। और अभी बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं इस मुलाकात में। अब बहुत सारी चीजें भी होती है ना कि इससे पहले क्या मतलब डिस्कस क्या होना है उसमें, तो वो निचले दर्जे के ऊपर बहुत सारी चीजें एक्सचेंज की जा रही होती हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है। और नॉर्थ कोरिया के हवाले से एक दिलचस्प खबर है। नॉर्थ कोरिया जो है उसने कहा है टू बिल्ड एडिशनल 5000 टन डिस्ट्रॉयर फॉर नेवी। किम जोंग उन ने ऑर्डर दिया है कि नेवी में मजीद डिस्ट्रॉयर जो है वो बनाया जाए। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह।